कठोपनिषद में यह आया है कि इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः अब मनसस्तु परा बुद्धिर अब बुद्धिरात्मा महान पर। प्रारंभ में इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 10 पर नियंत्रण संभव नहीं है, क्योंकि जैसी संगत मिलती है, जैसी दिशा मिलती है, उसके अनुसार वो इंद्रियां कर्मरत होती है, कार्यरत होती है। लेकिन इंद्रियों का क्षेत्र विस्तार में है। अभी भारत में है, लेकिन कामना होते ही अमेरिका में भी है। जब इंद्रियों की क्रियाशीलता, गतिशीलता बनती है तो विषय का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। लेकिन इंद्रियों से भी बड़ा विषय है। विषय क्या है? ये जगत है, ये संसार है, ये सारे देश हैं, ये देशों की संकल्पनाएं हैं, ये देशों की ही शासन प्रणालियां हैं, उनके शिक्षा के विस्तार हैं, साथ ही उनमें प्रतिद्वंदिता और अपने विस्तार, अपनी शक्ति संपन्नता की कामना की विद्यमानता उनमें होती है। इस नाते वे देश एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने का कार्य करते हैं। और यही नहीं, अगर किसी में उस देश के प्रति परिवेश की, प्रकृति की निष्ठा होती है तो उनकर भी पर भी वे आघात करते हैं। भारत में एक शब्द आया, भारतीयकरण। भारतीयकरण प्रोफेसर बलराज मधोक की दृष्टि की उपज थी, लेकिन इसके बावजूद भारतीयकरण का स्वरूप अनंतकालीन रहा है। जब भी भारत में शक, हूण, कुषाण, पल्लव आए, उनमें भारतीयकरण हुआ, क्योंकि भारत का जल, भारत का सपना, भारत की दृष्टि, भारत का आकाश उनको भा गया। भारत का जल, भारत का अन्न। लेकिन जिनका भारतीयकरण नहीं हो सका, वे केवल इस्लाम के अनुयायी थे। उनमें भी भारतीयकरण का स्वरूप जायसी, कुतुबन और मंजन की रचनाओं में, ग्रंथों में होता है, जहाँ कथानक लैला और मजनू की जगह नल, दमयंती और रतनसेन, पद्मावती की कहानियाँ होती हैं। जहाँ दजला, फरात की जगह पर गंगा का वर्णन होता है, यमुना का चित्रण होता है। जहाँ बुलबुल की जगह पर कपोत, मयूर का चित्रण होता है। लेकिन कहानी का स्वरूप वही होता है, किंतु उसका जो पेय है उसका भारतीयकरण होता है। भारत दूसरों को सम्मिलित करने की दिशा में सदैव रहा है। ये भारत के अर्थ की बात कह रहा हूँ, अर्थ यानी विषय की बात कह रहा हूँ। भारत की जो सामाजिक प्रणाली है, भारत की जो चिंतन दृष्टि है, भारत का जो दिशा दृष्टि है, भारत का जो सनातन स्वरूप है, भारत की जो चेतना है, उस चेतना के अंतर्गत
हमने अपना विकास किया। लेकिन जिन देशों में विषय रहा है हत्या का, जिन देशों में विषय रहा है अपने भीतर समाहित करने का, योजित करने का, स्वाभाविक है कि उनके विषय अलग हो जाते हैं। जिनका विषय था विस्तार का, दूसरे देशों की संपदा और उनकी जो संपत्ति है, उनके जो स्रोत हैं, उनका शोषण करके अपना विकास करना, यही अर्थ है, यही विषय है। और इसी विषय में 10 इंद्रियां संयुक्त हो जाती हैं, एक दूसरे का सहयोग भी करती हैं। तो इंद्रियों से बड़ा विषय है, क्योंकि वहाँ पर धनुष का टंकार भी है, परमाणु बम का विस्तार भी है और उपयोग भी है, साथ ही दूसरे के दमन करने की प्रकृति होती है, वही विषय है। विद्वान पुरुष अवस्थी जी का पोस्ट आया, उसमें वो कहते हैं कि ध्यायतो विषयानुसा संगस्तेषु उपजायते, संगत संजायते काम, संगत संजायते काम, अकाम क्रोधो अपि जायते। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उनके भीतर क्रोध पैदा होता है, आसक्ति से उनके भीतर उन विषयों की कामना बराबर बढ़ती जाती है, उत्पन्न होती है, और कामना से में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। जो संगति होगी, जैसी संगति होगी उसके अनुसार कामना होगी, और कामना होगी तो संहार भी होगा। आज वर्तमान परिवेश में अमेरिका को देख रहे हैं, ट्रंप को देख रहे हैं, कामना है, संगति है, संगति का असर है, सोच का असर है, उस कारण नरसंहार की स्थिति हो गई। जैसी संगति होगी, जैसा साथ होगा, जिस प्रकार की प्रवृत्तियां साथ में आएंगी, कामनाएं बढ़ेंगी, कामनाएं बढ़ेंगी तो निश्चय ही उसकी पूर्ति के लिए क्रियाशीलता होगी, और जब क्रियाशीलता होगी तो नाश का अवसर आएगा। अवस्थी जी ये दिशा देते हैं, संकेत देते हैं। भारत ने हमेशा इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकने का ज्ञान दिया है, बोध दिया है। कामना इच्छा होती है, जब इच्छा दुसंगति में पड़ जाती है, दुसंगत के कार्य होते हैं। जिस प्रकार आक्रांताओं ने हमारी पवित्र भूमि को हमेशा रौंदा है, और अपने अनुसार, अपने विचार के अनुसार उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की है और कुछ चिन्ह भी बनाए हैं। लेकिन
वे आपस में ही लड़े हैं, आपस में ही मरे हैं, क्योंकि उनके भीतर यह बोध नहीं रहा है, यह ज्ञान नहीं रहा है। इस नाते वे कभी एकजुटता में नहीं आ पाए। जो दुरंत प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो दुष्कृत प्रकृति के व्यक्ति हैं, वे एकत्र हो जाते हैं और फिर लक्ष्य प्राप्त होने के बाद उनका समापन हो जाता है। तो संगति का असर, जो कामना बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है, तो इच्छा की पूर्ति के लिए क्रियाशीलता होती है, और क्रियाशीलता में आदमी ज्ञान के बजाय वह नाश की बात सोचता है, विनाश की बात सोचता है। और यही स्थिति पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर दिखाई पड़ रही है, जहाँ संभावनाएं विकट हैं, विकल हैं। अवस्थी जी का यह संकेत, यह संदेश स्पष्ट रूप में दिशा देता है कि हमारे भीतर जो भाव है, वो भाव हमेशा कामनाओं को नियंत्रित करने का होना चाहिए। और भारत ने इच्छाओं का दमन किया है। इसी नाते जिनके भीतर धैर्य रहा है, जो धैर्य खोना, इच्छाओं को दबाना, कम करना, जो आज क्षमा है, क्षमा करना, शक्ति संपन्न होते हुए भी किसी को क्षमा कर देना, एक अपराध पर, 2 अपराध पर, 199 अपराध पर, लेकिन दंड देने की परंपरा रही है। तो हम जब नियंत्रण करेंगे अपनी इच्छाओं की जो क्रियाशीलता है, जब उसको बढ़ाएंगे तो दिशाहीन अगर होंगी, तो निश्चय ही ज्ञान का जो अभाव है, ज्ञान का स्वरूप है, विकृत दिशा की ओर जाएगा। जिस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों में हथियारों के संग्रह की, एकत्व की होड़ मची थी, और वही चीज आज भी इस विद्यमान स्वरूप में है। भारत को संस्कारित करना है, संस्कार देना है। सर्वप्रथम जो वैदिक मंत्र हैं, वैदिक जो सूक्तियाँ हैं, वैदिक जो शास्त्री है, वैदिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अपनाना होगा। और यदि भारतवर्ष के शासन में यह प्रवृत्ति जोर नहीं पकड़ी, तो भारत के लिए कठिन स्थितियां भी गुजरेंगी, बीतेंगी। इस प्रकार से हमारे राष्ट्र में सुरक्षा का, प्रकृति का, असुरक्षा का भाव पैदा होगा। लेकिन जब हमारे भीतर चेतना होगी और संगति उचित होगी, संगत की दिशा होगी, हमारे भीतर इच्छाएं बनेंगी, कामनाएं बनेंगी, और कामनाओं की क्रियाशीलता जब हम करेंगे तो अपराधियों की संगत करेंगे, तो निस्संदेह अपराध कार्य की ओर निरत होना पड़ेगा। यदि हम इच्छाओं को, कामनाओं को नियंत्रित करके अपनी क्रियाशीलता में जाना चाहते हैं, तो निश्चय ही ज्ञान की दिशा होगी, अभ्युदय की दिशा होगी। जिस प्रकार से इंद्रियां जब विषयों में आसक्त होती हैं, तो मन के द्वारा नियंत्रित होती है, और मन पर भी नियंत्रण बुद्धि और विवेक से होता है, और बुद्धि विवेक भी नियंत्रित होते हैं आत्मा से। और ये सर्वात्म रूप हमारे चिंतन में, हमारी प्रकृति में सदैव रहा है। अवस्थी जी को धन्यवाद देते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि भारत में चिंतन के लिए आवश्यक अनेक तत्व हैं, अनेक विचार हैं, जिस पर
दृढ़ता से सोचना आवश्यक होगा। कुछ ऐसे अंधानुयायी जो निसंदेह भारत की भूमि को, भारत के स्वरूप को विखंडित करना चाहते हैं और आज़ादी के पहले काल से, कथित आज़ादी के प्रारंभ से ही जिसके स्वरूप का, जिसके आकार का आधार दिया गया है, वे आज भी कुमति और दुष्ट प्रकृति के लोगों का प्रवेश राजनीति में भारत माता को खंडित करने का, भारत माता को विद्वेषित करने का बना हुआ है। यह कामना ही है, कामना है, ये इच्छा है आधिपत्य प्राप्त करने की। संघर्ष के द्वारा जनमानस में विप्लव का संदेश और संकेत देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कामना, जिसको निष्ठुरता से कुचलने की आवश्यकता होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो अतीत के कालखंड में भारत के कुछ लोगों ने जो अनीतियाँ की हैं, दुष्कृत की हैं, उनका पुनर्निर्धारण या पुनर्स्मृति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत ऋषियों का देश है, ऋषि परंपरा का है और वैदिक स्वरूप का है, वैदिक संस्कार का है, वैदिक चेतना का है और महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास की पोषित पल्लवित भूमिका है कि जिनके संस्कार में भारतवर्ष की सभी भाषाओं में यह नीतियाँ, ये उपदेश, ये संस्कार कामनाओं का दमन या कामनाओं को नियंत्रित करने की प्रकृति, अक्रियाशीलता और ज्ञान की दिशा में निरंतर तत्परता का होना सदैव बना रहा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि अपरिहार्य परिस्थिति में शासन को इन नियमों पर जोर देना चाहिए। हर्ष की बात है कि वर्तमान शासन व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के, अन्य राज्यों की, उन राज्यों में दृढ़ता है, संकल्पना है, शक्ति है और जो कुदृष्टि है, कुकामनाएं हैं, कुइच्छाएं हैं, उनके दमन करने की उनमें शक्ति भी है और जो आराधनाएं हैं, जो हमारा अतीत है, हमारा जो गौरव रहा है, जो वैभव रहा है, उसकी इस स्मृति को पुनः जागृत करने, संचालित करने और जनमानस के मन में उसको संस्कारित करने का भाव आ गया है। ये हर्ष की बात है। प्रारंभिक काल में भी कुछ लोगों ने साहस किया था, लेकिन कामनाओं पर नियंत्रण न रखने वाला, इंद्रियों पर नियंत्रण न रखने वाला व्यक्ति संगति की दृष्टि में पूरे राष्ट्र को न केवल खंडित स्वरूप में लाया, बल्कि पूरे राष्ट्र को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा। आज़ादी की केवल संकल्पना मात्र थी। यह पूर्ति तभी होगी जब वर्तमान शासन व्यवस्था, सत्ता उसके पुनर्जागरण की दिशा में गतिशील होगी। अब भारतीय संस्कृति के स्वप्नों को साकार किया जाए।